दिल्ली वर्ल्ड टेलीविजन में लाइव शो में आप सबका स्वागत है। आज साढ़े नाल हैं बलजीत डडवाल जी, जो कि एक ओलंपियन हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं और इंडियन हॉकी टीम में गोलकीपर रह चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे हॉकी के बारे में और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। बलजीत जी, डेली वर्ल्ड टेलीविजन में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डेली वर्ल्ड न्यूज़ के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, वो मैं उन सभी को अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। बलजीत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੂਨ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ 4th ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇਸ਼ਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸਨ पोलैंड ਵਿੱਚ उस मैच ਵਿੱਚ। फिर 2006 में आपको मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने का मौका मिला इंडियन सीनियर टीम में। 2007 में आप फर्स्ट इंटरनेशनल मैच अपना खेले थे सीनियर टीम में 16 अजलान शाह टूर्नामेंट, जिसमें आपने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। 2008 में ओलंपिक्स चाइना के लिए आप सब तैयार थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाया था, आप इंडियन टीम में थे। बलजीत जी, आप हमें ये बताइए कि इतना अच्छा आपका नाम था, सब कुछ चल रहा था, फिर अचानक जुलाई 2009 में क्या हो गया? मनोज जी, जो आपने मेरे बारे में आपने तफसील से बताया है, उसके बाद ऐसा था कि 2009 में मेरे आंख पे चोट लगी थी। एक हमारी तैयारी चल रही थी, एक इंग्लैंड टूर था। तो उसके बीच में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के दौरान एक हादसा हुआ जिससे कि मेरी राइट आई की विजन जो है कि वो चली गई थी। अच्छा। और उसके बाद काफ़ी सफ़र हुआ कि ट्रीटमेंट चला, फिर वापस से कमबैक किया, पर ये था कि उसके बाद वापस से कमबैक करने का इंडियन टीम में मौका नहीं मिल पाया। अच्छा, तो जब आपको चोट लगी तो आपकी क्या हालत थी उस समय, कैसे लगी चोट, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हमारे एक कोच थे रोमियो जेम्स, उन्होंने एक एक्सरसाइज लॉन्च की थी हमारे गोलकीपर्स के लिए, क्योंकि वो खुद की देश के लिए काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं। वो एज ए गोलकीपर ओलंपियन थे, काफ़ी उन्होंने बड़ा नाम बनाया है। और उन्होंने कुछ ऐसी एक एक्सरसाइज ईजाद की जो कि थोड़ी डेंजरस थी, क्योंकि वो गोल्फ बॉल के साथ हमें प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा। और गोल्फ बॉल का जो प्रैक्टिस था वो पहले हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से करवाते थे, तो हमें थोड़ा इजी रहता था रोकने के लिए और थोड़ा खुद को बचाने के लिए। लेकिन जिस दिन चोट लगी उस दिन अनफॉर्चुनेटली के वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही क्लोज था और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो कोच ने हमें ये बोला था कि आपको सिर्फ कारपेट बॉल्स ही दूंगा मैं, जिसके साथ कि आपको चोट ना लगे, फ्लाइंग नहीं होगी बॉल्स। वो उनका गोल्फ का क्लब था। अच्छा। तो वो गोल्फ के क्लब को जैसे उन्होंने थोड़ा सा घुमाया और वो उसका मतलब जो बॉल की हाइट थी वो मेरी आंख के ऊपर आके लगी, फिर तो वो एक हादसा हो गया जिसकी वजह से ये काफ़ी मेरा पर्सनल नुकसान हो गया। तो नॉर्मली हम लोग गोल्फ बॉल यूज करते हैं जब हॉकी प्रैक्टिस करते हैं, या ये कोई पहला एक्सपेरिमेंट था जो हुआ था उस समय? नहीं, इसमें ये था कि थोड़ा सा ये तो एक नेग्लिजेंस थी। ऐसी कहीं पे भी वर्ल्ड में एक्सरसाइज नहीं है, पर मैं इसके लिए कसूरवार नहीं समझता मेरे कोच को, क्योंकि उन्होंने किया तो वो हमारे भले के लिए होगा, पर लेकिन वो एक जो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की लाइफ का नुकसान हो सकता है, किसी की आगे फ्यूचर बिल्कुल खराब हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अगर सोचा हो तो शायद वो ये प्रैक्टिस नहीं करवाते। जी। आप कितने टाइम हॉस्पिटल में रहे थे उस समय? मैं जब मेरे चोट लगी थी, ये पूना की बात है, और पूना में ग्राउंड से हम लोग गए थे, एक संचेती हॉस्पिटल था, वहाँ पे टैक्सी से गए थे। ओके। और टैक्सी में हुआ क्या कि मेरे जो कोच थे वो, मैं आगे ड्राइवर वाली सीट पे बैठा था और वो कोच साहब थे वो मेरे बैक साइड पे बैठे थे, और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। मेरे से ज़्यादा दर्द उनको था, क्योंकि अच्छा। वो शायद इस चीज़ को महसूस भी कर पा रहे थे कि ये इसकी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा हादसा है। हालांकि मैं तो मन ही मन मैं भी मान के बैठा था कि ये अभी मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है,
फिर उसके बाद हम लोग संचेती हॉस्पिटल गए, वहां पे मैं एक दिन रहा और अगले दिन सुबह मुझे एम्स के लिए ये लोग ले आए थे और फिर मैं वहां पे एम्स में मैं 20-25 दिन रहा, क्योंकि मेरी प्राइमरी जो ऑपरेशन था वो कर चुके थे डॉक्टर, लेकिन जो रेटिना डिटैच हुआ था उसके लिए वो वेट कर रहे थे, या शायद उनको महसूस हो गया था कि ये सीवियर इंजरी है और इसका सर्जरी के बाद भी शायद कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, तो उन्होंने थोड़ा सा इसके लिए वेट किया और 25 दिन मेरे को इंडिया में रखा। फिर हमने बोला कि अगर आप लोग नहीं करना चाहते ऑपरेशन या आपको लगता है कि आपके हाथ खड़े हैं तो हमें सेकंड ओपिनियन के लिए कहीं भेजा जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आगे खेलूं। बिल्कुल। फिर उन्होंने हमसे, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स ने कंसेंट लिया कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो हमारे जो जाने वाले मित्र थे उन्होंने बताया कि यूएस में शायद इसका इलाज जो है वो पॉसिबल है। तो हम लोग, फिर मैं और मेरे फादर, हम लोग यूएसए के लिए रवाना हुए। तो वहां पे भी हम लोग 1 महीना रुके और 1-2 सर्जरीज हुई, तो टोटल जो है 2-3 महीने का वक्त लगा हमें इसके बाद हॉस्पिटल। लेकिन इससे लाभ कुछ नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ? हाँ जी, क्योंकि चोट काफी बड़ी थी, तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे ने, हर डॉक्टर ने काफी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया। अब आपका पूरा विजन लॉस है, टोटल लॉस है 1 आई में? हाँ जी, मतलब मुझे राइट आई से नजर नहीं आता। सो सैड। बहुत आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, आपका पीक पे करियर था, आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे थे, आपका बचपन से ड्रीम था कि आप ओलंपियन बने और देश के लिए गोल्ड भी लेके आए। अपनी हॉकी की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैंने तो शॉर्ट में बताया, थोड़ा सा वृत्तांत में बताइए। आपको शायद शोल्डर इंजरी भी हो गई थी 2005 में, कुछ आपको बड़ा टफ रहा है शुरू से? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हादसे काफी बड़े बड़े होते हैं लाइफ में, मेरे साथ भी हुए और आम जिंदगी में भी लोगों के साथ होते हैं। तो ये था कि मेरे साथ तो हॉकी के जब मेरा करियर शुरू हुआ तभी से ये ऐसे छोटे मोटे कुछ ना कुछ हादसे होते गए। पहले ये था कि जूनियर टीम के लिए खेलना था, तो मेरे शोल्डर इंजरी हो गई। शोल्डर इंजरी ऐसी हुई कि शोल्डर डिसलोकेट होना शुरू हो गया, तो कोचेस ने, फेडरेशन ने ऑब्जेक्शन करनी शुरू कर दी कि आपकी जो गोलकीपिंग है वो तो है ही डाइव्स के ऊपर, कि आप डाइव लगाओगे आपका शोल्डर उतर जाएगा, फिर आप जो सेकंड सेव वो कैसे करोगे। तो मैंने उनसे ये चीजें छुपा के जूनियर लेवल तक तो मैं गया कि चलो कोई बात नहीं, आप क्योंकि जब आप आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन अगर आप उसको बताते हो बेहतरी के लिए, पर हमारी जो फेडरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपका हेल्प तो कम करती हैं, पर इसको एक अंडरलाइन कर देती हैं कि आपका जो फ्यूचर है, जो आपने हासिल करना है, जॉब्स हासिल करनी है, कंट्री के लिए खेलने का ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं फिर उसके लिए नुकसान आ जाता है। तो मैंने छुपा के अपने शोल्डर को कि मेरी इंजरी है तो खेलता गया। जूनियर लेवल पे आया 2000 अगस्त में मेरा पोलैंड का टूर था जी। तो उस समय आप बतौर गोलकीपर गए थे पोलैंड? हाँ जी, पोलैंड में एज ए गोलकीपर गया था। उसके बाद आया तो मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे, बीए फाइनल ईयर के, और मेरी मदर का ड्रीम था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी चाहिए। और क्योंकि होता क्या है कि एक बार आपके एग्जाम छूट जाते हैं, फिर वो आप काफी लंबे समय तक आप परस्यू नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन को। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपने उस समय जो कोचेस थे उनसे परमिशन मांगी कि मुझे घर जाने दीजिए, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम है, मैं 15 दिन के बाद आके कैंप को फिर से ज्वाइन करूंगा। ओके। तो उन्होंने मुझे हिंट दिया कि आपको पढ़ाई लिखाई से तो मिलना कुछ नहीं है, आपको कैंप ही अटेंड करना चाहिए और खेलना चाहिए। तो मैंने बोला कि 15 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा, उसके बाद जितना बोलोगे मैं इधर खेलूंगा। अगर कहीं कंट्री के लिए खेलने की बात होगी तो मैं फिर उसके लिए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पर ये कैंप है तो मुझे इजाजत दी जाए। फिर मैं उन्होंने चलो भरे मन से मुझे छुट्टी तो दे दी, लेकिन वो परमानेंट छुट्टी थी। उसके बाद जूनियर कैंप में मुझे कभी बुलाया ही नहीं गया। एक तरफ उसके नेक्स्ट मंथ मुझे सीनियर कैंप में इन्होंने ज्वाइन करवा दिया, लेकिन जूनियर कैंप में जहाँ पे मैं डिजर्विंग था प्लेइंग करने के लिए, वहां पे मुझे वापस से मौका नहीं मिला। चलो ये एक बात थी कि उसमें एक हर्डल आ गया।
स्टडी का हर्डल आ गया, शोल्डर की इंजरी का हर्डल आ गया जी। उसके बाद फिर 2006 तक मुझे काफी कैंप्स वैम्प्स किए, फिर नई बात बन पाई। लेकिन यहाँ पे एक प्रीमियर हॉकी लीग शुरू हुई जिसमें कि केपीएस गिल साहब ने इनिशिएटिव लिया और ईएसपीएन की हेल्प से वो काफी अच्छी लीग हुई। तो उसके जो 4 सीजन हुए वो मेरे काफी अच्छे गए और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और जिन लोगों की मैं शायद गुड बुक में नहीं था उन लोगों ने भी मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे वापस से कमबैक करने का मौका मिला सीनियर टीम में। अच्छा। तो जब सीनियर टीम में जब ये मैं पीएचएल खेल रहा था तब मुझे बैक की इंजरी हुई बहुत बड़ी। और मुझे याद है कि मेरी बॉम्बे वॉरियर्स की टीम थी और उसमें पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स आए हुए थे खेलने के लिए हमारे साथ। और उसके साथ उनकी नेशनल टीम के एक फिजियोथेरेपिस्ट थे फैजुर रहमान, वो आजकल लंदन में बेस्ड हैं। उसके पास जाता था ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत अपनी गोलकीपिंग को रखो साइड पे, अभी आप रिटायरमेंट ले लो क्योंकि ये इंजरी आपकी बहुत बड़ी है। और इसके अगर आप खेलते रहोगे तो हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी सफर करे इसके साथ। इतनी बड़ी हाँ जी, काफी बड़ी इंजरी थी। मैं बिल्कुल ही एक साइड पे, मैं ग्राउंड पे जाता था लेकिन मैं 2 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो पाता था। मेरी टीम ने मुझे एक मोरल सपोर्ट दी थी कि आप बस ग्राउंड में चाहे बैठ जाओ चाहे लेट जाओ, आपको ग्राउंड में ही रहना है। तो ये बॉम्बे टीम की बात है। उस समय क्लैरेंस लोबो थे और जोखिम कारवालो थे। इन लोगों का मेरे पे फेथ था कि आप खड़े रहोगे तो हमारी टीम जीतेगी। तो इसके बाद हुआ क्या कि जब उन पाकिस्तानी हमारे वो जो मित्र थे उन्होंने बताया कि भाई आप छोड़ दो। उसके बाद अब होता क्या है कि एक पंजाबी होने के नाते और एक जो हॉकी के लिए जो मेरा इश्क था उसकी वजह से मतलब मुझे ये था कि नहीं, गिव अप तो करना नहीं है। करेक्ट। फिर मैं आया दिल्ली में, क्योंकि मैं तब दिल्ली में रहता था। तो नेहरू स्टेडियम में मतलब जैसा किसी ने बोल दिया कि मनोचा जी ने बोल दिया कि जी आप स्विमिंग करो, किसी ने बोल दिया कि आप बैकवर्ड रनिंग करते रहो आधा घंटा, मतलब जैसा किसी ने बोल दिया वो टोटके में करता गया। और होता क्या जी, एक जिंदगी में मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ की जो एक डिजायर रहती है ना, वो जितनी ज्यादा प्रबल होगी वो आपको शायद मेरे ख्याल से भगवान ना आपको वो मौका बना देता। आपके अंदर चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो मुझे याद है कि वो 3 महीने में पता नहीं वो कैसे एकदम से गायब हो गया सारा कुछ। कोई कुछ ऐसी भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर। और फिर अगला सीजन आया पीएचएल का, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन मेरी इंजरीज का मेरी फेडरेशन को पता था। जितना मैंने छुपाने की कोशिश करी वो उतना ही उनको पता चलता गया, लेकिन तब तक मैं ठीक हो चुका था। फिर मुझे मेरे एक पाकिस्तान टूर जाना था। तो पाकिस्तान टूर में मेरा नाम था टीम में, लेकिन उन्होंने मेरी इंजरीज की वजह से मुझे बोला कि नहीं, इसको साइड पे करो। तो हमारे एक मित्र थे बॉम्बे से, वो काफी अच्छे कोच भी रहे हैं और काफी अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, जोखिम कारवालो जी। तो उनका मुझे आया, बोला कि बलजीत क्या कर रहे हो? मैंने बोला जी मैं तो अभी डिसअपॉइंट बड़ा हूँ, टीम में फिर से नाम नहीं आया, तो मैं तो गाँव जा रहा हूँ। अच्छा। तो बोले कि नहीं यार ऐसा मत कर, कि आप एक मैं लेटर आपको ड्राफ्ट करके दे रहा हूँ, आप उसको केपीएस गिल जी को भेजो और एक भेजो आप ज्योति कुमारन को कि मैं मेडिकल हूँ, आप मुझे एक बुलाओ, टेस्ट करवाओ, कंपटीशन करवाओ, अगर मैं नहीं फिट होऊंगा तो आप मुझे निकाल देना। तो मैंने वही किया और उसके बाद मैं गाँव चला गया। और 15 दिन के बाद कॉल आती है कि जी आप कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आप सिलेक्टेड हो। आप पासपोर्ट लेके दिल्ली करोल बाग में पहुंची है, जहाँ पे हमारा होटल था इंडियन टीम का। जी। तो रोजा जी स्ट्रगल तो काफी हुआ, लेकिन जब आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है वो सारे जो दुख तकलीफें रहती हैं वो भूल जाते हो आप जी। तो ये आपका 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में आप खेले थे। फिर उसके बाद 7 में एशिया कप में आप मैन ऑफ द मैच भी बने हैं, जिसमें आपने 3 पेनल्टी कॉर्नर्स आपने साउथ कोरिया के अगेंस्ट बचाए, 2 फील्ड गोल्स भी आपने सेव किए, तो उसमें आपको मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो आपका अंदर जो आपका फिटनेस लेवल था दैट वाज देयर, मतलब फिटनेस में कोई इशू था नहीं। एक मेडिकल कंडीशंस आ गई थी आपके साथ, बट यू वर फिट टू प्ले।
तो दैट यू प्रूव्ड इन एशिया कप कि भाई मैं फिट हूँ, और उसमें बहुत अच्छा खेले आप। तो आपके अंदर ये जुनून ही था जो आपको इतना आगे लेके जाता रहा बलजीत जी। और विल पावर प्लेयर में रहती है, और आपकी जो इच्छा रहती है ना कि आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं आपको पे जरूर करता है। तो मेरे ख्याल से मेरी वो जो बिना मुझे आस नहीं थी कि मुझे बाद में कुछ इतना कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे होता है ना कि आपको जो खाते हो उसको पचाने के लिए मुझे वो एक्सरसाइज करनी होती थी। मुझे मेरे कई एक्स इंडियन कोचेस थे, वो मिलते थे कि यार तू बलजीत ना तो 3 में है ना 13 में है, और तू पागल लगा रहता है ग्राउंड में, फिर भी क्यों लगा रहता है। तो आपका हॉकी से प्रेम था वो। हाँ, फिर मैं उनसे बोलता था कि जी मुझे मेरी इंडियन ऑयल जो है कंपनी है, वो मुझे पे करती है अच्छा खेलने के लिए, और अगर मैं फिटनेस नहीं करूंगा तो मैं वो शायद जस्टिस नहीं कर पाऊंगा कि मैं इधर से सैलरी भी ले रहा हूँ और वो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। पर ये वो मेहनत ने मुझे मतलब जो सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपकी लाइफ से हटके अगर बात करें इंडियन हॉकी टीम की, तो क्या कारण है कि इंडियन हॉकी टीम जिसने देश को मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, सीनियर मोहम्मद शाहिद, धनराज पिल्ले जैसे स्टार्स दिए हैं, उनका 1984 के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरती गई। पहले वो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आता था इंडिया ओलंपिक्स में, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो 5th और 7th पे चला गया। तो कहीं आपने तो कुछ, आपका कोई रोल तो नहीं था इसमें। इसके लिए आप मुझे और मेरे माँ बाप को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि मेरी पैदाइश भी उसी समय की है। अच्छा। ये था कि हम लोग लकीर के फकीर बने रहे। वो जो कंट्रीज जो बाद में जिन्होंने राइज किया, उनका जो उनका बेसिक ग्राउंड रूट था, उन्होंने उस पर काफी वर्क किया। हम लोगों के पास हम रोचे देखो कि आज भी टर्फ उतने नहीं है जितने होने चाहिए। मैं राजस्थान में गया, मैं काफी ऐसे बड़े स्टेट्स में जाता हूँ जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जहाँ पे पोटेंशियल है। आप हिमाचल देखिए, आप हरियाणा देखिए, आज भी जितनी हमारी खेलने की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे पास टर्फ ही नहीं है। और अगर ग्राउंड नहीं होगा तो बच्चा कहाँ पे खेलेगा। और आप ग्रास पे प्रैक्टिस कर रहे हो और मैचेस आपके टर्फ पे हैं, तो वो जो एक फर्क रह जाता है। जब तक आप समझते हो फील्ड को, तब तक तो टूर्नामेंट निकल जाता है और आप फिर पीछे के पीछे रह जाते हो। तो हमारी एक बार बताइए, ये पंजाब के बच्चे कैसे खेलते हैं? पंजाब में क्या टर्फ्स हैं क्या? बहुत ज्यादातर मैंने देखा है कि इंडियन हॉकी टीम में पंजाब से बहुत खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ। सर हमारे एक तो हिस्ट्री है जो प्लेयर्स की, चाहे आप मिठापुर ले लो, चाहे संसारपुर ले लो, ये लोगों की हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है और हमारे लोगों के इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं हमारी इस हॉकी के लिए, कबड्डी के लिए, कि हम लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया। वो कमियां जो हैं वो हमने नहीं उसके बारे में सोचा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस तो करते रहे, पर हमारे पास वो बेसिक जो जरूरतें थी, जो ग्रास रूट पे बच्चों को चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। आज भी नहीं है मनोचा जी, आज भी नहीं। पर लोग जो है वो जो उनका पागलपन है हॉकी के लिए, क्योंकि ये मदर गेम है और हम लोग ये गेम के लिए तो हम लोग क्रेजी हैं। तो ये अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब इसलिए भी डोमिनेट करता रहा है आज तक कि हमारे पास ये जो हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे ब्लड में जो है हॉकी आ चुकी है। तो वो जो बच्चे जो नई जनरेशन आती हैं, वो आपको और प्रगट सिंह, जो बलबीर सिंह, ये इन सभी के बारे में हिस्ट्री सुनते हैं, तो ये वैसे ही इनके डीएनए में है हॉकी। और मोटिवेट भी लगता है कि हमें अपना पंजाब का नाम ऊपर ही रखना है, रोशन करके रखना है, पंजाब का नाम ऊपर रखना है जी। बाकी ये है कि हमारे कुछ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हॉकी के गढ़ हैं, वो वहाँ पे टर्फ्स हैं और वहाँ पे टर्फ्स हैं। तो और हमारे जो कोचेज हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि वो खेले हुए हैं, तो वो बच्चों को अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो अभी जैसे हरियाणा अभी उभर के आ रहा है, या हमारे यूपी को देख लो, यूपी एक टाइम पे यूपी भी काफी बहुत हॉकी का माना हुआ गढ़ था, लेकिन धीरे धीरे यूपी भी पीछे चलता गया। फिर अभी कर्नाटका ले लो, कर्नाटका, ये उड़ीसा, रांची, ये सारी साइड जो है, ये 3-4 ऐसे एरियाज हैं जहां से आज भी वही प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको स्प्रेड किया नहीं।
ना हमने साउथ इंडिया को कवर किया, ना हमने नॉर्थ को अच्छे से कवर किया। कि हमारी फेडरेशन को चाहिए कि हमें ऐसे मतलब शेड्यूल तैयार करनी चाहिए कि वहां पे हॉकी को खेला जाए और मतलब वहां से प्लेयर हमारे उभर के सामने आए। हर स्टेट का बेस्ट लड़का है प्लेयर बाहर निकल के, आप ये चाहते हैं। हाँ, अभी देख लीजिए कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के काफी अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वे ये वो बच्चे हैं मनोजा जी के जो है तो नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली में किसी एकेडमी में हैं, या आप यूपी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे, या आप पंजाब की किसी एकेडमी में कर रहे हैं। वहां पे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास इतने अच्छे एथलीट बच्चे हैं, लेकिन हम लोग उनको अभी तक क्या बोलते हैं कि उबार के साथ ले पाए। हाँ जी। गोलकीपर के रोल के बारे में कुछ बताइए। आप गोलकीपर रहे हैं तो बाकी टीम से अलग एक होता है, एक जिम्मेवारी होती है, पूरा नेम या ब्लेम गोलकीपर के ऊपर आता है अगर गोल कहीं हो गया या रह गया, तो उसके लिए बड़ी एजिलिटी चाहिए थी। थोड़ा सा बताइए आपने कैसे उस रोल में फिट हुए आप एज अ गोलकीपर? गोलकीपर जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आप किसी को ऐसे ही उठा के नहीं बना सकते, उसके अंदर पहले से ही कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज होनी चाहिए, खुराफाती होना चाहिए। जब तक क्या खुराफात होनी चाहिए? गोलकीपर जो है, क्योंकि हमारे जो गोलकीपर्स आप देखोगे, जितने भी बढ़िया गोलकीपर्स हैं, ये इतने अच्छे मतलब लेग पुलिंग करते हैं लोगों को। और क्योंकि होता क्या है कि जी अगर आप दूसरे को मूर्ख बना सकते हो ना, तभी आप गोलकीपिंग कर सकते हो, क्योंकि आपने दूसरे के जो सोच है उसके एग्जीक्यूट करने से पहले आपने भागना है। हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, नेहरू खेलने के लिए गए थे अंडर 15, तो हमारे मुझे ऐसी कभी इधर डाइव, कभी उधर डाइव, कभी पेड़ पे चढ़ गए, कभी कहीं तालाब में छलांग लगा दी, कभी लेक में छलांग लगा दी। पता ही नहीं होता था कि वहां पे बच के वापस आओगे भी या नहीं। तो पंगा ले लेते थे और बाद में उसका रिजल्ट बाद में सोचते थे। तो ये कि जब मेरी टीम वहां पे गई और मेरे एक मैम थे, हमारे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, हमारी टीम वहां पे क्वालिफाई करके गई दिल्ली में। वो गोलकीपर एक ही था हमारे पास। मैं जैसे आपने बताया कि मैं राइट विंगर खेलता था, राइट विंगर थे आप स्कूल में, स्पीड अच्छी थी, तो मुझे राइट विंगर के तौर पे लेके गए थे। जब मैं वहां पे गया तो हमारे वो गोलकीपर जो साहब थे, राजवीर जी, तो उनको मेडिकली अनफिट कर दिया कि आप आए तो 16 साल में खेलने के लिए हो, लेकिन आप बड़े लगते हो। तो उन्होंने इसका हवाला देके उनको निकाल दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमारे पास दूसरा गोलकीपर नहीं था। अच्छा। मैम ने हमारे एक टीम मीटिंग रखी कि यार बड़ी दिक्कत है, हमारे पास स्कूल में भी कोई गोलकीपर नहीं है, राजवीर करके लाए थे, अभी ये तो है नहीं, अब बताओ कौन खेलेगा। तो मैं हाथ खड़ा करते, मैडम मुझे बना दो। अच्छा। लगता था कि उसमें डाइव मार के रोकना है, जैसे एक क्रिकेट में फील्डिंग करने के लिए आपको जंप वगैरह लगानी पड़ती है, वो हवा में इधर उधर करतब करने के लिए वो मेरे को अच्छा लगता था। तो मैंने बोला जी मुझे बनाओ। तो मेरी हाइट छोटी थी, पैशन था, एडवेंचर जो था आपका पैशन था। तो मुझे बोले कि नहीं, आपकी हाइट छोटी है तो आपको नहीं बना सकते। जो हाइट में लंबे थे, जो मोटे तगड़े थे, उनको बोला कि आप बनो गोलकीपर। तो मुझे याद है कि किसी ने हाँ नहीं की। उनको पता था कि बॉलें बहुत स्टैंप लगा के जाती हैं आपके, जब बॉल आपसे रुकती नहीं है, जो चेस्ट में लगती है, थाई पे लगती है, पैर पे लगती है, तो आपको मतलब नानी याद आ जाती है। तो उन्होंने मना कर दिया। अब जब मना किया तो फिर से मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैडम मुझे बनाओ। तो वो बोली कि चलो ठीक है। अब मजबूरी थी कि किसी ने हंसी करी, मुझे बोला कि चल ठीक है तू ही पैर डाले। तो वो रात फिर मेरी प्रैक्टिस हुई, अगले दिन मैच खेले। तो ऐसे करके फिर मुझे गोलकीपर से राइट विंगर आने ही नहीं दिया। अच्छा, तब आप गोलकीपर बन गए। मुझे फिर स्टैंप लग गया मेरे ऊपर कि तू गोलकीपर है। लेकिन आपने बहुत अच्छा गोलकीपर का रोल निभाया, ऐसा नहीं है। आज के जो गोलकीपर्स हैं, श्रीजेश है, कृष्ण है, सूरज है, उनके बारे में, उनके गेम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, श्रीजेश जो है ये आज के टाइम पे वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर है। अच्छा। और मेरे ख्याल से इंडिया के पास आज की डेट में वैसा गोलकीपर नहीं है।
ये हिम्मत करकरे, कृष्ण पाठक, दहिया यूनिट लेवल पे काफी अच्छे गोलकीपर्स हैं, पर इनको एक्सपोजर मिलेगा तभी ये उस लेवल पे जा पाएंगे। गोलकीपर एक ऐसी गेम है जो कि एज के साथ साथ आपकी निखरती जाती है गेम। अभी कृष्ण पाठक और ये जो जिनके मैंने बाकियों के नाम लिए, दहिया या करकरे, ये लोग अभी काफी यंग हैं। इनको अगर मौके मिलेंगे तो ये भी काफी अच्छे उभर के अच्छे सामने आएंगे। इनको ये है कि प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अच्छे मैचेस मिलेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो जैसे श्रीजेश रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे तो ये मुझे उम्मीद है कि ये उनका रोल बखूबी निभा लेंगे। काफी अच्छे गोलकीपर्स हैं हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे, कोई ऐसा डाउट ही नहीं है कि हमारे पास जो एक क्या कह सकते हैं कि पनीरी है गोलकीपर्स की, जो कि दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन श्रीजेश जैसा गोलकीपर अभी आज के टाइम पे हमें दूसरा चाहिए, और इनको मौका मिलेगा तो ये बेशक उनका लोग तैयार हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जो अभी ओलंपिक्स 2020 में होने थे उसमें इंडियन हॉकी टीम जाएगी, तो वो तो पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से नेक्स्ट ईयर में। तो उस हिसाब से हमारी इंडियन हॉकी टीम आपको तैयार लगती है? अगर नेक्स्ट ईयर है तो थोड़ा टाइम और मिल गया उनको प्रिपेयर करने के लिए। हॉकी इंडिया ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इनके पास अच्छे ट्रेनर्स आए हैं, अच्छे फिजियोज आए हैं, अच्छे कोचेस। और आप देखोगे कि हालिया जो भी हमारे पास एक रिकॉर्ड रहा है टीम का कि चैंपियन ट्रॉफी में हमारा मेडल है, और जो वर्ल्ड लीग है हमने उसमें भी काफी अच्छा किया है। तो मेरे ख्याल से अगर तो ऑन टाइम हो जाती तो हमारे लिए ये सीजन काफी अच्छा था कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे और सारे लड़के फॉर्म में हैं। और अब जैसे जो भी नेक्स्ट डेट्स आएंगी तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं कि हमारे लड़के सभी समय फिट हैं, फॉर्म में हैं। और मेरे ख्याल से भगवान ने चाहा तो जरूर हमारा इस बार ओलंपिक में जरूर हम कामयाब होंगे, गोल्ड लेके आएंगे। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि अभी बोलने से अच्छा है कि कुछ करके दिखाएं। वो जो हम लोगों के पास पोटेंशियल है, अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स हैं हमारे पास, अच्छे डिफेंडर्स हमारे पास हैं, गोलकीपर वर्ल्ड का सबसे अच्छा हमारे पास है श्रीजेश। तो टीम में कोई कमी नहीं है आपके साथ? टीम में कमी कोई नहीं है जी, बस मौके में जो हमारी एग्जीक्यूशन है अगर वो अच्छी रहेगी और खुद पे भरोसा बना के रखेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएंगे, हमारा गोल्ड भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके हॉकी लाइफ में आते हैं वापस, तो चोट लगने से जस्ट पहले आपने जर्मनी के साथ एक मैच खेला था चंडीगढ़ में, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे एक चीज याद आती है कि हम लोगों ने जब, क्योंकि मेरा जो स्पैन है कंट्री के लिए खेलने का, जो मेरी सर्विसेज थी वो ज्यादा लंबी नहीं रही जी, और जितनी भी रही है मैं खुश हूँ उससे कि मैं कंट्री के लिए अच्छा कर पाया। बिल्कुल। तो मनोजा जी ऐसा था कि पंजाब गोल्ड कप था, जिस मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मैच हम लोग मुझे याद है कि हम लोग ताज होटल चंडीगढ़ में रुके हुए थे और सारी टीमें पहले दिन इकट्ठी हुई तो जर्मनी की सारी फुल साइड आई हुई थी। और जर्मनी ने देखा कि हॉलैंड के एक दो जो अच्छे प्लेयर्स थे वो हॉलैंड ने भेजे नहीं थे, तो जर्मनी ने अपने भी एक दो जो अच्छे प्लेयर्स थे वो वापस भेज दिए। उनमें एक उनका गोलकीपर था और एक उनका ड्रैग फ्लिकर था। तो क्यों वापस भेज दिया उनको? उनको लगा कि हॉलैंड, क्योंकि वो उस समय वर्ल्ड चैंपियन थे, ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनको लगा कि हमें अपनी पूरी साइड के साथ इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। और इंडिया उस समय 9वें नंबर पे था, वो नंबर 1 पे थे, हॉलैंड नंबर 2 पे था, न्यूजीलैंड उनको बहुत था अपना, तो उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जो भी टीम खिलाएंगे इनको तो हरा ही देंगे। अच्छा। तो हाँ, फिर उसके बाद हुआ क्या कि हम लोगों से जर्मनी का मैच पड़ा, हमारी टीम में गुस्सा बढ़ा था कि हमें क्यों इतना कमजोर मान रहे हैं, तो हमने इनको छोड़ना नहीं अब। तो मुझे याद है कि जर्मनी के साथ मैच था, हमने उनको हरा दिया काफी बुरी तरह। और उनके कोच ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम लोग हारे हैं तो ये बलजीत सिंह की वजह से हारे हैं, कि उसने गोल जाने नहीं दी और हम लोगों के लिए रिजल्ट जो है वो इंडिया के फेवर में चला गया। तो वो एक काफी अच्छा मैच था मेरे लिए। और ऐसे मैचेस मनोजा जी आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं। बिल्कुल, जब आप नंबर 1 टीम से जीत गए तो फिर तो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया होगा।
जी बिल्कुल, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नए गोलकीपर्स हैं, हाँ जी, जैसे कृष्ण पाठक है, दैया है, या और भी जो नए लड़के हैं, उन लोगों को ऐसे मैचेस जब मिलेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में, हाँ तो जी, उनका मोराल इतना हाई होगा कि ठीक है, आज श्रेयस है, कल जी, को उस प्लेस तो किसी को करना है, लेकिन उसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे रिप्लेस किया किसी ने, तो मतलब अगर वो अच्छा नहीं खेलता तो वो कमी बनी रहती। तो हम यही चाहते हैं कि टीम इंडिया में कमी कोई नहीं होनी चाहिए, मैं हूँ, मेरी जगह कोई और आए या किसी की वजह से। तो ये एक जो साइड है, क्योंकि गोलकीपर की साइड काफी अच्छी रहती है। गोलकीपर एक ऐसी साइड है कि जिसकी वजह से आप जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर गोलकीपर अच्छा खेलता है तो आप हारोगे भी नहीं। बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे मैचेस जो हैं हर प्लेयर के लिए एक टर्निंग पॉइंट होते हैं, और मेरे लिए काफी अच्छा मैच था वो। बिल्कुल। ये तो अनफॉर्चुनेटली आपको आई इंजरी हो गई, तो सट लग गई, इस करके हो गया थोड़ा जा कम खराब, नहीं थे तो सीधे पता नहीं कई गोल चक लेने सन। मनोजा जी, एक ना गल है कि पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कहावत है कि जो मेला है ना, हाँ जी, वो भरा हुआ छोड़ने तो ज्यादा बेहतर है, आपकी इज्जत बनी रहती है। तो ठीक है, भगवान ने तो बलजीत जी, ऐसा नहीं है, आपको इंजरी के बाद भी आपने बहुत मैचेस खेले हैं, एशिया कप है, पंजाब नेशनल्स थे, ए ग्रेड टूर्नामेंट्स हैं, कई आपने खेले, शायद आप 2017 तक खेलते रहे। तो उसमें आपको कभी ऐसा लगा कि एक आई आपके इंजर होने के बाद आपको कोई देखने में या कोई डेप्थ में कोई दिक्कत हो रही हो, या डिस्टेंस में कुछ ऐसा हो रही हो? आपका फिटनेस लेवल कैसा था अभी जो बाद में आपने मैचेस खेले उसमें? सर मैंने जब मेरे चोट लगी है 2009 में जुलाई में, और मुझे याद है कि मैंने शायद सितंबर में तो मैं यूएस से आया था। मेरे ख्याल से मैंने दिसंबर या जनवरी में दोबारा से पैड अप हो गया था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मुझे तब तक एहसास ये हो गया था कि किसी ने हेल्प तो आपकी करनी नहीं। हाँ जी। क्योंकि मैंने उस समय जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी उनसे भी काफी रिक्वेस्ट करी कि कुछ मेरे बारे में सोचा जाए, कुछ रिहैब करवाया जाए, कुछ ऐसा कि मैं वापस से गेम में आ सकूं। हाँ जी। वो नहीं हो पाया। अच्छा। फिर बात हुई स्टेट लेवल पे कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट से काफी अप्रोच करी, वहां से भी रिजल्ट जो था वो 0 ही था, माइनस में बोल सकते हैं कि। अच्छा। हाँ जी। फिर फेडरेशन से बात करी, फेडरेशन को कुछ अपना ही नहीं पता था, क्योंकि उस समय काफी उथल पुथल हो रही थी। आज एक प्रेसिडेंट बन रहा है, नेक्स्ट डे दूसरा बन रहा है। तो जैसे मुझसे किसी ने कमिटमेंट करी कि हम लोग आपके साथ करेंगे, जब मैं बेड पे पड़ा हुआ था वो एम्स में जी। तो मैं वापस आया तो तब तक वो सारे लोग वो जा चुके थे और किसी ने वापस से हालचाल पूछा ही नहीं। अच्छा। तो मुझे 3 महीने के बाद मेरी इंडियन ऑयल टीम चंडीगढ़ आई हुई थी, और मुझे उन्होंने एक अच्छे गेस्चर से बुलाया कि भाई आप आओ हमारे साथ बैठो एज ए मैनेजर, और आप टीम को मोटिवेट करो। हाँ जी। तो मैं गया, मैंने फिर उनसे जाके बात करी, मैं आ तो जाऊंगा आपके पास, पर मैं अपनी किट लेके आऊंगा। अच्छा। और हाँ, तो मैं अपनी किट डाल के बैठूंगा और मैं प्रैक्टिस करूंगा आपके साथ। अच्छा, एज मैनेजर नहीं बैठूंगा। हाँ, मुझे मैनेजर नहीं बनना, मुझे कोच नहीं बनना, मुझे अभी प्लेयर ही बनना है। क्योंकि मैं अभी एज है मेरी खेलने वाली। तो बोले कि चल ठीक है, तेरी मर्जी है, पर चोट वोट से बचना, कि कहीं चोट लग सकती है। मैं चोट को छोड़ो, जो होगा देखी जाए। तो वो दिन था कि हमारे चंडीगढ़ में फिर दोबारा से पैड अप हुआ हमारा। उस समय आर्मी के साथ मैच हुआ। अच्छा। और के साथ मैच था, तो मैंने उनको जबरदस्ती करके जी मुझे 5 मिनट तो खिला के देखो आप। हाँ। कि इतनी भी बुरी बात नहीं है, अगर मैं पहले 100% खेलता था, अभी एक आंख से 50% तो खेलूंगा। तो वो बात हुई कि फिर आर्मी के साथ खेले, वो हम लोग जीत गए, और मेरे ऊपर जो 5-6 आए वो मैंने रोक लिए। अरे होता है कि आप वो बंदर जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, गुलाटियां मारना नहीं भूलता। मेरे ब्लड में, आपके अंदर, आपके खून में था वो। हाँ, मुझे तो किसी टाइम पे ऐसा भी लगता था कि मेरी आंख में पट्टी बांध दो तभी मैं अच्छा खेलूंगा। अच्छा, वेरी नाइस। वो कॉन्फिडेंस होता है जी। कई चीजें जो होती हैं वो रियलिटी में बोलने वाली कुछ बातें, और आप करने में कुछ और होता है। तो पर ये था कि वो कॉन्फिडेंस होता है।
तो वो कॉन्फिडेंस ऐसा था कि वो मैं जब मेरे चोट लगी जुलाई में और आप दिसंबर में दोबारा से पैड डाल रहे हो, जब दुनिया सोच रही है कि आपका कैरियर खत्म हो चुका है, आप वापस गेम में नहीं आओगे, तो वो दुनिया सोचती है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, वो एक नजरिया आपके लिए अहम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान खुद क्या सोचता है अपने बारे में, बहुत क्या सोचता है। तो वो फिर ये था कि उसके बाद कई टूर्नामेंट्स आए, हालांकि मुझे मेरे डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसी बातें हुई कि भाई अब वापस आप चले जाओ, आप एकेडमी खोल लो, मतलब ऐसे ना कि जैसे एक रिटायरी सी लाइफ मुझे देने वाले थे। तो मैंने बोला कि जी आप ऐसा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, मुझे आप सिर्फ मुझे आने वाले 3 मैच दे दो, और उसमें मेरा जो गोलकीपर था मेरे साथ वो डबल ओलंपियन था, देवेश चौहान। तो मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा बाहर बिठाओ और मुझे ये 3 मैच दे दो, हार गए तो ठीक है, आपकी टीम के पॉइंट्स कम हो गए, लेकिन अगर जीत गए तो मेरे लिए आगे आने वाले जो मेरी लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं आपको 3 मैच के बाद बोलूंगा नहीं कि मुझे आप चांस दो, तो मैं खुद से ही घर चला जाऊंगा। तो वो एक टाइम था कि फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये बेंगलोर की बात है। वो बेंगलोर में सारे अच्छे मैचेस थे, आर्मी के साथ, एयर इंडिया के साथ, जो भी हमारे इधर की जो अच्छी टीम है उनके साथ मैचेस थे। अच्छा। और हमारे डिपार्टमेंट से फोन आता है फिर मुझे कि आप परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, तो आपको चांस देते हैं आगे खेलने के लिए। अच्छा। तो मतलब ये डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया आपको आपके कमबैक को। मैं ये बोलना चाह रहा था मनोजा जी कि जब तक आपके अंदर मतलब पोटेंशियल नहीं है ना, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। मैं कंट्री के लिए खेल रहा था, तो जो हॉकी के लवर्स थे वो मुझे प्यार कर रहे थे और फेडरेशन मुझे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब आपके अंदर वो कुछ कमी आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे इंडिया का सिस्टम ये है कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको उन लोगों की, तो वो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया की, आपकी पंजाब गवर्नमेंट, आपकी फेडरेशन, आपका डिपार्टमेंट, हर बंदा, ये 3 तो पहले वाले 3 तो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और तीसरे ने कंडीशनें रख दी कि भाई आप अच्छा खेलोगे तो आपको हम आगे चांस देंगे। और मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया और पॉजिटिवली किया कि भाई ठीक है, अगर आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हो तो लो, लेकिन उसके बीच कोई इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ दूसरे गोलकीपर थे, कभी मैं मैच खेलता था, कभी वो खेलते थे, मुझे वीक मैच खेलते थे ये लोग। तो फिर मैंने बोला कि मुझे वीक मैच नहीं चाहिए और मुझे अच्छे मैचेस दो, और उन मैचेस में आपको पता चलेगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो फिर वो उन्होंने अच्छे मैचेस दिए, रिजल्ट अच्छा आया, और फिर लगातार मैं खेलता गया, जिसमें कि पंजाब टीम में सिलेक्ट हुआ। पंजाब टीम ने नेशनल गेम्स जीती, सीनियर नेशनल जीती। हम लोगों ने काफी अच्छे मतलब जब मेरे इंजरी के बाद काफी अच्छे बड़े बड़े इवेंट जीते, और उसके बाद मैं वापस से कंट्री के जो हमारा इंडियन कैंप लगता है, मैं वापस से सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, और बहुत बढ़िया। वो एक अलग किस्सा है। नहीं, अच्छी बात है, आप दोबारा आए, आपने कमबैक किया इतना, उसके बावजूद भी आपने अपने आप को फिट महसूस किया, ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशनल बात है। आप अभी भी सुना चंडीगढ़ टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका मोरल बूस्ट करते रहते हैं, उनके साथ आप जाते भी हैं कहीं जब नेशनल मैचेस होते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपके नाम से आज भी एक अवार्ड दिया जाता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, जब मेरे ये आंख पे चोट लगी उसके बाद से हालांकि काफी अवार्ड्स वगैरह मेरे से जूनियर लोगों को भी मिले, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया या कुछ भी हो गया, तो मैंने क्लेम नहीं किया। मैंने क्लेम नहीं किया कि आप मुझे ये भी अवार्ड दे दो, वो अवार्ड दे दो। आज भी मैंने स्टेट अवार्ड पंजाब के लिए पंजाब से भी नहीं मांगा। कि रणजीत सिंह अवार्ड होता है जी, कि मैं उसके लिए डिजर्विंग हूँ, मैंने वो भी नहीं क्लेम किया। कि आपकी फेडरेशन को, आपके स्टेट को पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा खराब है। आप खुद को बेस्ट बताने के लिए एक फॉर्म भरते हो कि जी मैंने 100 मैचेस खेले हैं और इतने में हम लोग जीते हैं और ये किया। उसके बाद फिर आपको किसी पॉलिटिकल बंदे से जाके उसकी सिफारिश लेनी होती है, फिर आपको जाके अवार्ड मिलता है। तो मैंने ये बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम में, अवार्डिंग सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है। मतलब ये है कि आप जो बंदा नहीं ऐसा काम करता, वो जितना मर्जी अच्छा है,
उसको अवार्ड नहीं मिलता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा है। लेकिन ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो हाँ, बात आ गई कि हॉकी इंडिया के अवार्ड फंक्शन की, तो उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन, एनुअल अवार्ड फंक्शन रखा था, जिसमें कि उन्होंने ये ऑनर मुझे दिया कि जो इंडिया के बेस्ट गोलकीपर हैं, इंडियन टीम के लिए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन बेस्ट गोलकीपर्स को जो अवार्ड है वो मेरे नाम से दिया जाएगा। अरे वाह, तो ये बहुत बढ़िया बात है, बड़ा मोटिवेशन है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मोटिवेशन है, और मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मेरी जो मेरी फेडरेशन है, जो हॉकी इंडिया है, उसने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। और आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग गोलकीपर हैं, उनके लिए मोटिवेशन है। वेरी नाइस। आप आजकल साइकिलिंग भी करते हैं, सुना है? सर साइकिलिंग ये है कि वही जो मैंने आपको बताया था कि खुराफात जो है वो गोलकीपर्स की रगों में रहता है। तो ये साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, ट्रैकिंग, ये उल्टे सुल्टे जितने भी काम है, ये मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं ये करता हूँ और पैशन के साथ करता हूँ। कभी मौका मिलता है तो मैं ड्रामास भी कर लेता हूँ। अच्छा, और बहुत बढ़िया। वो जिंदगी नहीं किया पहले हॉकी की वजह से, क्योंकि हॉकी को काफी डेडिकेशन की जरूरत रहती है कि आप कुछ भी करते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिला आपको। हाँ। तो वो टाइम जिन कामों के लिए पहले नहीं मिला, वो मैं आज सारे कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी है। साइकिलिंग एमटीबी हम लोग भी करते हैं देहरादून में, कभी आप आइए चंडीगढ़ से। बिल्कुल सर, आप कभी चंडीगढ़ आओ तो हम इकट्ठे करेंगे साइकिलिंग। श्योर। मैं देहरादून का प्लान करूंगा, आपके पास आके साइकिलिंग करते हैं। आपका बेटा है अर्जुन 10 साल का, तो वो सुना है बड़ी क्रिकेट खेलता है, आपने उसको हॉकी में नहीं डाला, क्रिकेट में उसका शौक आ गया? सर जो हॉकी है या क्रिकेट है, कुछ भी बुरा नहीं है, और इसके लिए आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर मुझे गोलकीपिंग करनी थी तो मैंने खुद से बोला मेरी टीचर को कि मुझे गोलकीपर बनाओ। अब मैं बेटे को जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे ये था कि इसको स्पोर्ट्स करना चाहिए, चाहे वो फुल टाइम करे चाहे पार्ट टाइम करे, और इसको स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपने स्टिक तो पकड़वाई होगी उसको। जी सर, मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि जब मैंने पहले इसको जिम्नास्टिक में लेके गया, फिर इसको टेनिस में लेके गया, फिर हॉकी में लेके गया, और सारी जगह इसने देख के फिर मुझे बोला कि पापा नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना। तो मैंने बोला यार मैं रोकता नहीं हूँ, आपको जो खेलना करो, पर अपने दिल से करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बेमना मत करो, जो करना है आप अच्छे से करो। तो वो मतलब उसके अंदर ये इंटरेस्ट इतना अच्छा है कि जब भी उसको मैं सुबह चाहे 5:30 बजे बोल दूं कि यार उठ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो करता है। अब ये है स्पोर्ट्स हर आदमी को करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करनी चाहिए। अब उसका फ्यूचर क्या होगा वो भगवान को पता है, पर ये है कि अच्छा है कि वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, उसने घर में देखा खेलते हुए सबको, तो फिर उसको लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। बहुत बढ़िया स्पिरिट है ये, बच्चों के अंदर यही हम संस्कार देते हैं। आप एक सुना किताब भी लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। जो जैसे अभी जो हमारी इंटरव्यूज हुई हैं, मैंने आपके साथ करी, कुछ और भी अच्छे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो क्योंकि इंटरव्यू होती है एक थोड़े से टाइम फ्रेम में, जिसमें कि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो जो बिल्कुल बारीकियों के साथ जो बातें आएंगी सामने, वो मैं उस किताब में लिख रहा हूँ कि जिसको लोग पढ़ें और मोटिवेट हों। सिस्टम ठीक है जी, हमारा देश बुरा नहीं है, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, सारों को नहीं मैं बोलता, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से वो एक जो ब्लैक स्पॉट है वो कईयों के ऊपर ऐसे नशर हो जाता है कि भाई सारे बुरे हैं। तो मैं किताब के जरिए बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ नेगेटिव थे, उससे ज्यादा कई अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल रहे होंगे, डेफिनेटली। इंसान खुद अच्छा था तो अच्छे लोग भी मिलते जाते हैं उसको। तो आपकी जो स्टोरी है, क्या कभी हमें किसी बड़े पर्दे पे भी देखने को मिलेगी? कोई फिल्म वगैरह इस पे प्लान कर रहे हैं आप? ये मैं मतलब आपसे बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। अभी पूरा खुल के नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ कुछ लोगों के साथ अच्छे से बात चल रही है। होपफुली ऐसा आपको कुछ पर्दे पे भी देखने को मिले। चलिए, हम इंतजार रहेगा आपकी फिल्म का, और मुझे उम्मीद है पूरी सुपरहिट होगी ये। एक आखिरी सवाल है, आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। अब
चाहे आप मेरी लाइफ देखें या किसी भी अच्छे सेलिब्रिटी की हो या किसी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की हो, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। इसके लिए काफी कुर्बानियां भी करनी पड़ती हैं आपको, और उस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपका ना एक डेडिकेशन, एक आपका इंटरेस्ट, आपका इश्क बहुत जरूरी है। फिर जब आप उसको दिल से प्यार करते हैं तो शायद वो जो स्ट्रगल का जो चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे बड़ा है, आप उसको एंजॉय करते हो। आप उसको ऐसे एज ए स्ट्रगल नहीं लेते, आप उसको एंजॉय करते हो। तो मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी करो यार दिल से करो। आपको जो करना है वो उसमें आपका इंटरेस्ट होना सबसे बड़ी बात है। और आप, मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके फिर आपके गोल को अचीव करने के लिए। बहुत बढ़िया मैसेज है। कोई भी शॉर्टकट लाइफ में नहीं है, और जो करो दिल से करो, पैशनेट होके करो। बलजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डेली वर्ल्ड टेलीविजन के लाइव शो में हमने आपकी लाइफ के कुछ ही हिस्सों से बात कर पाए, क्योंकि समय बहुत हमारे पास लिमिटेड है। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपका और आपके इस चैनल का मैं भी दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें आप सबके सामने रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।